तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, ठीक है, और उसको कर डालिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव सीक्स जो है कल लोड कर दिया जाएगा हमारे वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जीआरएस की वेबसाइट से, ठीक है। और उसमें कोई क्वेरी जाएगी तो उसको भी वीडियो बना करके डिस्कस कर दिया जाएगा। तो जो होमवर्क दिए थे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, आई होप उसको कर लिए होगे। तो लास्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाते हैं। सो वेक्टर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव डन, वो कर डाले हम लोग, ठीक है। एक आध शायद होमवर्क दिए हुए होंगे तो उसको डिस्कस करना होगा, दैट्स ऑल। और अब हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो लिखो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो कोई वेक्टर ए है और उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाए, ठीक है। तो किसी वेक्टर को जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतना टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो गया, और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है। और उसी को जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। जस्ट नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। इसका मतलब हुआ कि बी, यदि कोई वेक्टर ए है और उसको किसी m टाइम्स कर दो तो आपको b मिलेगा। m पॉजिटिव नंबर है देन b और a पैरेलल होंगे, और m यदि नेगेटिव नंबर है तो b और a एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो लिखो इफ m इज पॉजिटिव देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल, एंड इफ m इज नेगेटिव then they are anti-parallel, then they are anti-parallel. If m is negative then they are anti-parallel. जैसे मैं आपको कहूं, लिखिए वेक्टर a is a displacement of 10 किलोमीटर, वेक्टर a is a displacement of 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। So vector A is a displacement of 10 kilometer in a direction बोलो 60 degree what of what, north of east. Then find magnitude and direction of A by 2 minus 2A. तो इसको वीडियो रोक के कर डालो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A by 2 एंड -2 टाइम्स ऑफ ए। वीडियो रोक के कर डालो खुद से, तो मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड विल बी 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर। तो ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री व्हाट ऑफ व्हाट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये -2a वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 20 किलोमीटर, 2 टाइम्स, एंड डायरेक्शन जस्ट गेट्स रिवर्स्ड। तो जरा सोचो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे हुआ, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज 10 किलोमीटर। तो इसको रिवर्स करोगे तो ये उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका उल्टा क्या होगा। दैट मस्ट बी 60 डिग्री व्हाट ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दैट मस्ट बी 60 डिग्री व्हाट ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। एक चीज लिखो, इसको मिटाता हूं।
जैसे देखो, इफ ए इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, B इक्वल्स टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, ठीक है। देन if B is m times of A, B is m times of A, या ऐसे कर लो, A is m times of B, then prove that A1 by B1 equal to A2 by B2 equal to A2 by B3 equal to M will hold, ये होल्ड करेगा, will hold. Hence, if M is positive, then they are parallel. Vector A and vector B are parallel, and if M is negative, then they are anti-parallel. ठीक है, then they are anti-parallel. और याद रखो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ये कंडीशन यदि एग्जिस्ट किया तो ये A को M टाइम्स ऑफ B लिख सकते हैं। तो वीडियो रोक दीजिए, प्रूफ करिए कि ये ऐसा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। वीडियो रोक के खुद कर डालिए। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और खुद कर डाले। तो A is m टाइम्स ऑफ B, सो आई कैन राइट A इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B। A का वैल्यू पुट करते हैं, A1I प्लस A2J प्लस A3K इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B, मतलब m इंटू B1I प्लस m टाइम्स ऑफ B2J प्लस m टाइम्स ऑफ B3K। अब याद रखो, दो वेक्टर्स तभी आपस में इक्वल होते हैं जब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पेक्टिव वो इक्वल हों। सारे कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, तो जो जो कंपोनेंट इसमें हो वही वही कंपोनेंट उसमें हो, एंड दे शुड बी इक्वल। ठीक है, तो यदि ये दोनों इक्वल है तो x कंपोनेंट शुड बी सेम, y कंपोनेंट शुड बी सेम इन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एंड द z कंपोनेंट शुड बी आल्सो सेम। So two vectors are equal only when they have the same x component, y component and z component. I repeat, two vectors are equal only when if they have the same x component, y component and the z component. तो मेरे बच्चे A1 जो है वो m टाइम्स ऑफ B1 है, इसलिए m इक्वल्स हो गया x कंपोनेंट को इक्वल कर दिए A1 by B1। ठीक है, इस तरह y कंपोनेंट को इक्वल करो तो A2 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ B2, तो m फिर हो गया A2 by B2, इसको उधर ले आओ। इसी तरह आप करोगे z कंपोनेंट इक्वल करोगे, फिर B2 है बेटा, तो फिर आ जाएगा A3 by B3। इसका मतलब A1 by B1 इक्वल टू A2 by B2 इक्वल टू A3 by B3 इक्वल टू m। m पॉजिटिव है तो दोनों पैरेलल होंगे, और ये रेशियो निगेटिव है तो एंटी पैरेलल होंगे। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब ये यदि हम एज्यूम कर लें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि A इज m टाइम्स ऑफ B, मतलब इसका कन्वर्स भी घर पे कर लेना ट्रू होगा। ये एज्यूम कर ले तो इससे ये आ जाएगा। तो हम लोग ज्यादातर कन्वर्स ही जो है अपने प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो एक को m टाइम्स ऑफ b कह देंगे। m पॉजिटिव है देन दे आर पैरेलल, m निगेटिव है तो एंटी पैरेलल।
तो इस तरह इस कंपोनेंट फॉर्म में हो तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल तभी होंगे जब जो कंपोनेंट इसमें है वही कंपोनेंट इसमें भी हो, जो कंपोनेंट इसमें है वही कंपोनेंट इसमें भी हो, और देन रेशियो बराबर हो। मतलब A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू, सॉरी बेटा यहां A3 है, A3/B3 एंड दैट शुड इक्वल टू M। और यदि ये रेशियो बराबर है, बराबर होना जरूरी है, A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3 बराबर है, तो दे मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। इफ दिस रेशियो कम्स आउट टू बी पॉजिटिव रेशियो देन दे आर पैरेलल, और नेगेटिव रेशियो तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, इफ A इक्वल्स टू 4i प्लस 2j प्लस या yj प्लस zk, b इक्वल्स टू चलो माइनस 2i प्लस 2j प्लस माइनस 3k आर एंटी पैरेलल, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता ये। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। वीडियो रोक के खुद से कर डालो, ठीक है। तो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, रेशियो जरूर बराबर होना चाहिए। वीडियो रोक के खुद कर डालो, तो अब सोल्यूशन देखना। इसका आंसर 4 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू y/2 होना चाहिए, इक्वल टू z/-3 होना चाहिए। -3 लिखे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो y इज कमिंग -1, y इज कमिंग -1, नहीं कट गया, y इक्वल टू -4, 2 कट गया ना, -4, ठीक है। और इसको यूज कर लो तो माइनस कट गया, तो z इक्वल्स टू 2 लोगे तो 6, z इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो -12/2 -2, तो ये 6 हो जाएगा। स्वाभाविक है, यदि ये 6 रहेगा और यदि -0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब मिल जाएगा। तो z विल बी 3, ठीक है। या यहीं से कर लो, -4/2 बराबर y -4 है, -3। तो यहां से भी आप कर सकते हो, माइनस प्लस 2 कट गया, 6 आ गया, ठीक है। Write whether the following pair of vectors are parallel, anti-parallel, are parallel, anti-parallel, or neither parallel nor anti-parallel, neither parallel nor anti-parallel, न तो पैरेलल है न तो एंटी पैरेलल है। A इक्वल्स टू 4i प्लस 2j एंड B इक्वल्स टू 8i प्लस 4j प्लस 2k। तो आपको बताना है कि ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। आपको बताना है कि ये वेक्टर पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए बच्चों। वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो अब है क्या कि ये रेशियो
तीनों सेम कंपोनेंट नहीं है, इसमें जेड है ही नहीं, इसका मतलब ये न तो पैरेलल है न तो एंटी पैरेलल है। सेम कंपोनेंट होगा तभी सोचना है कि पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है। ठीक है, जो जो कंपोनेंट उसमें हो वही वही इसमें हो, ये होना जरूरी है। अब सेम कंपोनेंट नहीं है तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो लिखेंगे दे आर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। यदि आप करोगे भी तो उसका चीजें डिफरेंट आएगा। जैसे A1 by B1 करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसमें भी आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0, तो बराबर नहीं ना हुआ क्योंकि ये 0 के है। तो ये रेशियो 1/2, ये रेशियो 1/2 और ये रेशियो 0 हो गया, तो न तो पैरेलल है न तो एंटी पैरेलल है। ठीक है, फिर लिख लो A इक्वल्स टू I प्लस 2J माइनस 2K and B equals to 2I plus 4J minus 4K। कर डालो, वीडियो रोक के बताओ पैरेलल, यार सीधे कह दो यार पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। सीधे भी कह सकते हो कि ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। तो देखो B जो है 2 टाइम्स ऑफ A है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो A आ जाएगा, इसका मतलब जरूर पैरेलल है। मतलब ये रेशियो 1/2, रेशियो 1/2, रेशियो -2/-4 अगेन 1/2, तो रेशियो इक्वल है और पॉजिटिव है, इसका अंदर दे आर पैरेलल। क्या लिखोगे? दे आर पैरेलल। A इक्वल्स टू 3J प्लस 4K, B इक्वल्स टू 6I प्लस 8K, इसका 2 टाइम्स है। तो आपको सोचना है पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है कि कुछ नहीं है। सोच लिए? वीडियो रोक के खुद कर डालो। तो मेरे बच्चे सोच लिए। अब इसमें J है तो इसमें J है ही नहीं, इसमें I है तो उसमें है ही नहीं, तो न तो ये पैरेलल है, नाइदर इट इज पैरेलल नॉर इट इज एंटी पैरेलल। न तो पैरेलल है न ही एंटी पैरेलल है। लेट अस चेक नेक्स्ट एग्जांपल। A इक्वल्स टू -2I प्लस 4J माइनस 2K, B इक्वल्स टू I माइनस 2J प्लस K। तीनों कंपोनेंट्स तो है, जरा देखते हैं। ये रेशियो बताओ -2, ये रेशियो बताओ अगेन -2, ये रेशियो बताओ। तो तीनों रेशियो बराबर हैं और रेशियो निगेटिव है, इसका मतलब लिखोगे B एंड A आर एंटी पैरेलल। B एंड A आर एंटी पैरेलल, B और A जो है आपस में एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो B और A जो है आपस में एंटी पैरेलल है। वो लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। मेरे बच्चे 2 बेसिक टाइप का मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर में। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम है? क्योंकि जब A और B वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एज ए सिंबल डॉट यूज करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइंड है कि जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर हो जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइंड है कि जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर हो जाता है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट and vector product. So dot product is also called बच्चों scalar product. Why the scalar product? Because if you take the dot product of 2 vector, the resulting quantity becomes a scalar. And when you take the cross A cross B, then resulting quantity is vector, hence another name is vector product. ठीक है, तो ये 2 बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। अब
इस दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम क्यों डेवलप किए, ये ऐसे नहीं ऊपर से आ गया होगा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट था, मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन के टूल्स डेवलप किए। सो दीज आर द टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स डेवलप्ड बाय अस टू सूट आवर रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत को। तो जब मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे क्यों डिफाइंड हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे क्यों डिफाइंड हुआ। तो these multiplications are just to suit the need of the just suit the requirement of the need। ठीक है, जो आवश्यकता है उसका वो पूरा करे, इसके लिए है, उस तरह का हमको मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होता है ना। तो अभी हम लोग मान लेंगे कि ये ऐसे डिफाइंड है, और जब हम उसको पूरा पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम समझेंगे कि why there is a need of dot product, why there is a need of cross product, and why they have defined like that। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर है, जब उनके बीच में डॉट डालते हो, नाम है डॉट प्रोडक्ट। लिखे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लिख डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। So when you say the dot A dot B, then it is dot product। ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, और इसी को A और इसकी ऐसे क्रॉस का सिंबल डालते हो, then that becomes cross product, that becomes cross product, then that becomes cross product। So it is a dot product and this is the cross product। Are you getting my point? डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलता है वो स्केलर होता है। क्यों होता है ये अलग बात है। इट विल बी ए स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इसका जो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है ना, वो काफी आगे जाके है। हमको इसका वर्क पढ़ेंगे, वर्डन, उसमें इसके मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। और एक टॉर्क पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के मोशन का, उसमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड लाइक दैट। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ टेक्स्ट बुक में, जैसे एनसीईआरटी है, सो जो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, दे हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन वेयर इट इज रिक्वायर्ड और देयर इज नीड ऑफ इट। And then dot product has been discussed in the chapter of most probably work, and later on in the motion of rigid body I hope they have defined the cross product। So हम लोग थोड़ा पहले कर ले रहे हैं, यूजुअली मैं भी इसको escape अभी कर देता हूं, ठीक है, लेकिन अभी क्लासरूम वाले कंडीशंस तो है नहीं, तो थोड़ा कर ही लेते हैं यार, घर पे बैठे ही हो तुम लोग। आई होप कि जो क्वेश्चन दे रहे हो करते होगे। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट्स द थीटा? सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। सो इस डॉट प्रोडक्ट, अब ये ऐसे ही क्यों डिफाइंड हुआ? टैन थीटा नहीं क्यों हुआ? साइन थीटा क्यों नहीं हुआ? जब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे और खास करके इसको जब यूज करेंगे वर्डन निकालने के लिए, तब हमको समझ में आएगा कि ऐसे डिफाइन करने से हम आराम से वर्डन निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से कॉस थीटा के रूप में डिफाइंड किया चीजों को। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में काफी कुछ समझ में आएगा इसका। अभी फिलहाल ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस 120 बताओ बच्चों, कॉस 120 माइनस 1/2 सबको आता है। कॉस 120 इज माइनस 1/2, ये मेरे सारे बच्चों को आता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ए और ये है बी, और दिया है कि ए का मॉड है 8 न्यूटन
अब बी का मॉड है 4 मीटर, ठीक है। ये cos 120 माइनस हाफ होता है, याद रखना, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड, अच्छा, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बट दे कैनॉट बी एडेड, दे कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। न्यूटन में से मीटर को घटा नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। कैन दे बी मल्टीप्लाइड? यस। सो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग different dimensions or unit can be multiplied। तो आपसे पूछे कि फाइंड A डॉट B, तो वीडियो रोक के कर डालो। फाइंड A डॉट B, फाइंड A डॉट B, वीडियो रोक के खुद कर डालो। फाइंड A डॉट B। अब जब बच्चे A डॉट B किए तो मॉड ऑफ A बोलो, यहां से देखो, मॉड ऑफ A 8, मॉड ऑफ B बोलो 4, ठीक है। और cos 120 बोलो माइनस हाफ। तो ये किया तो कितना आ गया? माइनस कितना आ गया बताओ? 16 जूल। निकाले हो नेगेटिव? किए हो गए नेगेटिव? और ऐसा किए हो तो ये सत्यानाश है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब लिखना होता है तो ये गलत हो गया, टेल टेल होना चाहिए। तो बी को यहां बढ़ा लो या ए को यहां बढ़ा दो। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल 120 है कि 60 है? ये एंगल 60 है, तो यहां माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा 8 इंटू 4 इंटू 1/2, दैट इज 16 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, ठीक है। अब इसको यहां देख के देखो, A डॉट B, यदि कोई I डॉट I लिखेगा तो I का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ I देन मॉड ऑफ J इंटू कॉस 0 डिग्री। सेम वेक्टर है तो पैरेलल हुआ, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बोलो 1। सो I डॉट I इज 1। If anybody asks you J dot J, it is 1. K dot K, you can conclude that it is 1. Mod 1 cos 0 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, यदि हम I डॉट J करते हैं तो I और J के बीच का एंगल बताओ 90 डिग्री। cos 90 बोलो 0, तो I डॉट J 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ समझे? थोड़ा टेक्स्ट बुक से भी पढ़ोगे। J डॉट K बोलो 0, K डॉट I बोलो 0। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो याद रखो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाएगा। टू नॉन जीरो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है, टू नॉन जीरो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जरूर परपेंडिकुलर होना चाहिए। दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे बच्चों। तो हम लोगों ने देखा था कि I डॉट I अभी जस्ट देखे हो 1, J डॉट J बोलो 1, K डॉट K बोलो 1, I डॉट J बोलो 90 डिग्री हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट पे cos थीटा होता है, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट बोलो 0। I डॉट J 0, J डॉट K बोलो 0, K डॉट I बोलो 0, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो I का I के साथ मिलेगा, J का J के साथ, K का K के साथ, I और J, G और K और I का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मैं कहूं कि यदि हम A इक्वल टू ले लें A1I प्लस A2J
प्लस A3K और B इक्वल्स टू ले लूं B1I प्लस B2J प्लस B3K and if you take the dot product A dot B, तो आप खुद कर डालो तो कॉमन सेंस से, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट लगा के करो। जो खुद कर डालो तो टाइम यदि आपको लगता है कि लगेगा तो वीडियो रोक के कर डालिए, पहले आप कर लीजिए फिर हम करेंगे, और आप तुरंत कर सकते हैं तो तुरंत कर डालिए, ठीक है। और इस तरह से बच्चे कर डाले। तो इसको उठाइए और सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए। तो A1 B1 I डॉट I इज 1, A1 B1 I डॉट I इज 1। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो I डॉट J बोलो 0, परपेंडिकुलर है। फिर इसको उठा के इसके साथ करो, इसको उठाए इसके साथ I डॉट I1 A1 B1 आ गया। इसका इसके साथ करेंगे तो I डॉट J बोलो 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो I डॉट K बोलो 0। अब इसको उठाइए, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बोलिए J डॉट I 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए J डॉट K बोलिए 0। तो फिर यहां क्या देखोगे, J डॉट J मिलेगा, दैट इज 1, तो A2 B2। इसी तरह से K का करोगे तो I और J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 90 डिग्री है, और K का K के साथ बचेगा तो A3 B3। तो आप क्या देखें, डॉट प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट बच जाएगा, J का J के साथ बचेगा, K का K के साथ बचेगा, ठीक है। बाकी का बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि बाकी बाकी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो रिमेनिंग वेक्टर पे जो है सो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो I का I के साथ मिला, J का J के साथ और K का K के साथ, बाकी का बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ठीक है। तो लिखो फाइंड A डॉट B इन द फॉलोइंग केसेस, फाइंड A डॉट B इन द फॉलोइंग केसेस 4I माइनस 2J प्लस 3K। अब फाइंड A डॉट B इन द फॉलोइंग केसेस, A इक्वल टू इतना है, B इक्वल टू लिखो 2I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। अब यदि आप मॉड A मॉड B कॉस थीटा से करना चाहोगे तो कठिन हो जाएगा, है ना। फिर एंगल निकालना होगा, फिर एंगल निकालने के लिए फिर कुछ और ही करना होगा। तो ऐसे में बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सीधा ऐसे कर लो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट खुद कर डालो, कर डाले, खुद कर डालो, तो बच्चे कर डाले। तो A डॉट B किए, I का I के साथ 8, J का J के साथ -4 प्लस 3, सो दिस इज 11 माइनस 4 बोलो 7, ठीक है। यूनिट हो जाएगा जो भी है, A और B का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उससे जो यूनिट आएगा वो यूनिट होगा, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं दिया है तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 7। फिर करो, A इक्वल टू लिख लो, डॉट प्रोडक्ट निकालना है 4I प्लस 3K, और B इक्वल टू लिख लो 2J प्लस 4K। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। वीडियो रोक के खुद कर डालो और बच्चे कर डाले। अब जो कॉमन होगा उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो I के साथ है ही नहीं इसमें I, तो 0 हो जाएगा। कॉमन दोनों में क्या है, जो कॉमन होगा उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। केवल K और K है, तो केवल कॉमन का ही डॉट प्रोडक्ट बचेगा, बाकी का 0 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। K डॉट K इज 1। यदि नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, सिमेट्रिकली लिख लो 4I प्लस 0J नहीं है, इसका मतलब 0 है, प्लस 3K, इसको सिमेट्रिकली लिख लिए। B क्या लिख लोगे भाई, 0I प्लस 2J
प्लस बोलो 4k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, a डॉट b, तो 0 का 0 के साथ 0, फिर 0 प्लस 12, इस तरह आ गया। इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। निकालो तो a डॉट b, a इक्वल्स टू 2i माइनस 4j प्लस 2k, b इक्वल्स टू 4j माइनस 2k। इनका a डॉट भी निकालना है। तो जो दोनों में कंपोनेंट कॉमन होगा उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट बचेगा, केवल जो कॉमन कंपोनेंट होगा उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। नहीं होता तो वीडियो रोक के कर डालो और इस तरह से तुम कर डाले। तो a डॉट b, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। ये बोलो -16 और ये 0 हो गया, -4, तो j का j के साथ बचेगा और k का k के साथ। तो j का j के साथ हो गया -16 -4, आंसर बोलो -20। k का k के साथ -4, j का j के साथ, ठीक है, -16 हो जाएगा। अब लिखो डॉट प्रोडक्ट यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से। यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो a इक्वल्स टू लिखते हो, a डॉट b क्या लिखते हो बच्चों, मॉड a इंटू बोलो मॉड b इंटू कॉस थीटा। यहां से मेरे बच्चे बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। सो कॉस थीटा इज a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b, मॉड a मॉड b, ठीक है। अब a इक्वल्स लिखो, तो इसको यूज करोगे, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। ए लिख लो i प्लस 2j प्लस 2k, b लिख लो 2i प्लस 4j प्लस 4k। वीडियो रोक के इनके बीच का एंगल निकाल लो, वीडियो रोक के इनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है। वीडियो रोक लीजिए और इनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो जल्दी करिए वीडियो रोक के। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले। तो यदि आप मेहनत करोगे तो पहले a डॉट भी करोगे। ये मेथड उनके लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, हालांकि बिना मेहनत का भी यहां है। कुछ बच्चे वैसे कर लिए होंगे, कुछ खास बात है, उस खास बात कारण मेहनत लगेगा ही नहीं, लेकिन इसको जरा सीख रहे हैं, विश्वास में ला रहे हैं, इसलिए मेहनत कर ले रहे हैं। आई का आई के साथ बोलो 2, ये बोलो 8 प्लस बोलो 8, तो 2 हो गया, तो 4 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 हो गया, प्लस बोलो 8, हाउ मच इट इज 18। दिस इज a डॉट b। देन यू फाइंड द मॉड a अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो तो ये 3 आ रहा है, करके देखो, ये 9 आएगा, 8 1 9, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 16 प्लस 16 बोलो 36 प्लस 4
नहीं 16 प्लस 32 प्लस 4 36 स्क्वायर रूट लो, दैट इज 6। ठीक है, तो ये मॉड ए आ गया, ये मॉड बी आ गया। तो मॉड ए इज दिस मच, मॉड बी इज दिस मच। फॉर्मूले में पुट करो तो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी 18, मॉड ए 3, मॉड बी 6, कितना आ गया 1। इसका मतलब थीटा बताओ 0 डिग्री। cos थीटा 1 आ गया, तो थीटा बोलो 0 डिग्री। इसका दोनों वेक्टर्स क्या हैं बोलो, पैरेलल हैं। और ये बिना किसी कैलकुलेशन से आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो बताइए b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a, b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स। इनका रेशियो लो 1/2, इनका रेशियो लो 1/2, इनका रेशियो लो 1/2। तो देखो a1/b1 1/2, a2/b2 1/2, a3/b3 1/2। तो रेशियो तीनों बराबर हैं और रेशियो पॉजिटिव है, इसका मतलब पैरेलल हैं। रेशियो बराबर होते और रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता तो एंटी पैरेलल है। या यू कहो कि b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब b 2 टाइम्स ऑफ a है, मतलब मैग्नीट्यूड इज 2 टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन सेम बिकॉज यू आर गेटिंग द वेक्टर b by multiplying a पॉजिटिव नंबर इन द वेक्टर a। ठीक है, तो आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालना है। एंगल हमेशा सुंदर आएगा ये जरूरी नहीं है। तो a इक्वल लिख लो और √3i प्लस j, b इक्वल लिख लो √3i माइनस j और a और b के बीच का एंगल निकालना है। वीडियो रोक के खुद कर डालिए, मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के खुद कर डाले। अब मैं करता हूं तो हो जाएगा a डॉट बी इक्वल टू आई का आई के साथ √3 इंटू √3 बोलो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। चलो a का मॉड निकाल लो तो √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 हो गया। b का मॉड इसी तरह निकालो, वो भी 2 आएगा, करके देख लो। तो इससे फिर cos थीटा निकालोगे मेरे बच्चे, cos थीटा इज a डॉट बी मॉड a मॉड b। तो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b बताओ 2, मॉड a बताओ 2, मॉड b बताओ 2 इक्वल्स टू 1/2। इसलिए एंगल बोलो 60 डिग्री होना भी चाहिए। आई समझ में बात? नेक्स्ट ले लो, a इक्वल्स टू √3i प्लस b इक्वल्स टू i प्लस √3j। अब निकाल लो a और b के बीच का एंगल। अब निकाल लो a और b के बीच का एंगल। किसी और मेथड से भी आ सकता है, डाटा सुंदर है, आप समझ रहे हो कैसे। वीडियो को रोके इसको कर डालो। वीडियो को रोके इसको कर डालो। तो बच्चों ने कर डाला, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा √3 और ये डॉट प्रोडक्ट भी √3, ये हो जाएगा 2√3। तो a डॉट b हो गया 2√3। जरा मॉड a निकाल लें तो √3 का स्क्वायर बोलो 3, j का स्क्वायर बोलो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बोलो 2। मॉड b आ जाएगा, मेहनत करो वो भी 2 आ जाएगा। अब इस cos थीटा में पुट करो बच्चे, तो cos थीटा इज मॉड a डॉट b हाउ मच 2√3। मॉड a बताओ, मॉड a बताओ 2, मॉड b बताओ 2। so this is √3/2। if cos theta is √3/2, theta equals to 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब ये नहीं कि हमेशा ऐसा कुछ आएगा जो एंगल आसानी से निकल जाएगा, तो इनवर्स में लिख देंगे। तो a इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 2k, b इक्वल्स टू 2i प्लस j प्लस k। मतलब खराब सा भी हो सकता है, चलो सर उतना खराब नहीं करते हैं, 2j प्लस k। अब इनके बीच का एंगल निकालिए, खराब आता है आने दीजिए, वीडियो रोके खुद कर डालिए।
पहले आई होप वीडियो रोके तुम कर डाले। पहले ए डॉट बी करते हैं। तो ए डॉट बी करोगे मेरे बच्चे, तो इसका इसके साथ करोगे तो 2 + 4 - 2 = 4। आई होप 1 2 2 2 2 का 4 -2 कट गया 4। मॉड ए निकालो 3 आना चाहिए, करके देख लो। मॉड ए √(1² + 2² + 2², ये 9 आएगा। स्क्वायर रूट लो 3 आएगा। इसका भी मॉड निकालो मेरे बच्चे, ये भी 3 आएगा, करके देख लो। तो cos थीटा आ जाएगा a डॉट बी 4 3 × 3 इट इज 4/9। तो cos थीटा इज 4/9। अब पता चलेगा आंसर cos थीटा = cos इनवर्स ऐसे लिखते हैं, है ना। ये क्लास 11th में पढ़ते हैं। cos इनवर्स 4/9, cos इनवर्स 4/9। So theta is cos inverse 4/9, cos inverse 4/9। ठीक है, तो ये हो गया cos inverse 4/9। तो यहां तक सुरक्षित रहोगे। So theta is cos inverse 4/9। बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए cos थीटा दिया रहे तो ट्रायंगल से sin थीटा निकाल सकते हो, क्लास 10 पे पढ़े हो। तो हो सकता है चॉइस cos थीटा में दे करके sin थीटा में दे दे, तो अकॉर्डिंगली बदल लेना। अकॉर्डिंगली मेरे बच्चे बदल लेना। अब ले लो a = 4i + 2j + 3k, b = 2i + 2j -4k। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। खुद से कर डालो और वीडियो रोक के खुद कर डालो। मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। अब a डॉट बी निकाल लो पहले। तो 8 + 4 - 12, बताओ कितना आ रहा है। 8 + 4 = 12 - 4 12। सो हाउ मच इट इज 0। इसमें तो cos थीटा ही 0, न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर निकालने का जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर निकालने का जरूरत नहीं है। a डॉट बी ही 0 हो गया तो बाकी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब cos थीटा 0 मतलब थीटा बोलो 90 डिग्री। मीन्स दो नॉन जीरो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो नॉन जीरो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा देन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमें पता चल गया कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये लो a = इनके बीच में एंगल निकालना है 3i + 4j, b = 8k। अब इनके बीच का एंगल निकालना है अपने को। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। वीडियो रोक के कर डालो। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले। तो जब कॉमन लोगे तो कोई कॉमन है ही नहीं, इसमें k नहीं है, इसमें ij नहीं है। सो व्हाट इज a डॉट b 0, इसमें व्हाट इज एंगल 90 डिग्री। cos थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर a = 2i + 2j + k with the x axis। 2i + 2j + k cap with the x axis। ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाएगा, कर डालो। वीडियो रोक के खुद कर डालो। तो x के साथ एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर b लेना होगा जो x एक्सिस को डिफाइन करे। मतलब
जो x के पॉजिटिव x के डायरेक्शन में हो। तो बताओ आई कैप पॉजिटिव x में है कि 2i कैप कि 3i कैप कि 4i कैप, क्या है बताओ? कौन सा वेक्टर पॉजिटिव x में है? तीनों। तो जो मन करे वो ले लो, ठीक है। 4 मीटर ईस्ट गए तब भी ईस्ट गए, अब 5 मीटर ईस्ट गए, 5 मीटर ईस्ट गए तब भी ईस्ट गए, ठीक है। तो आपका मन करिए तो यहां बी वेक्टर आई कैप लीजिए, मन करे तो 2i लीजिए, मन करे तो 3i लीजिए, मन करे तो जनरल mi ले लीजिए, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या मन करता है आपको बताइए? आई कैप, चलो ठीक है ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को डिफाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा a डॉट बी, आई का आई के साथ बोलो 2, बाकी है ही नहीं। चलो मॉड a निकाल लो, निकालोगे इसका मॉड, निकाल के देखो 3 आएगा, ये मत पूछना कैसे। b का मॉड निकाल लो 1 आएगा। अब cos थीटा में पुट करो, cos थीटा में पुट करो, देन दिस इज 2, दिस इज 3, तो cos थीटा इज 2/3, थीटा इज cos इनवर्स 2/3, थीटा इज cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 2/3। आई होप यहां तक सुरक्षित हो तुम लोग। अब एक चीज तुमको बता दे बच्चों, यहां कुछ पेंसिल वेंसिल देखते हैं कि जैसे कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में जब रहता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वेक्टर एक्स वाई प्लेन में जब लाई करता है, ठीक है। तो ये एंगल यदि हम कह दिए 30 डिग्री, केवल एक एंगल बता देते हैं एक्स के साथ, तो ये वेक्टर यूनिक हो जाता है। केवल ये एंगल बता देने से ये वेक्टर यूनिक हो जाता है, मतलब बाकी तीनों एक्सिस से एंगल पता चल जाता है। ऐसे जेड एक्सिस है तो जेड के साथ 90 डिग्री और वाई के साथ 60 डिग्री। तो जब वेक्टर प्लेन में लाई करता है तो उसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए ओनली वन एंगल इज सफिशिएंट। एक एंगल दे दोगे तब वो यूनिक हो जाएगा, वैसा दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जब वेक्टर किसी तल में लाई करे, प्लेन में लाई करे, तो ओनली वन एंगल इज सफिशिएंट टू मेक द डायरेक्शन यूनिक। ये कह दिए तो अब बाकी एंगल अपने आप फिक्स हो गया। जेड के साथ अपने आप कितना हो गया भाई 90, वाई के साथ बोलो 60। समस्या कब होती है? जब ये वेक्टर प्लेन में होता है। समस्या तब होती है जब वेक्टर प्लेन में होता है, ठीक है। तो जब वेक्टर प्लेन में होता है तो ये जेड एक्सिस है ऐसे, ये बच्चों जेड एक्सिस है। थोड़ा एक कुछ पेंसिल ले लेते हैं, कोई हेल्प करेगा? और जरा 2 पेन दे दो या पेंसिल दे दो। तो इट इज कमिंग। तो मेरे बच्चे ऐसे ले लो आप, ये जेड एक्सिस है बेटा, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। सपोज दिस इज जेड एक्सिस। और तीसरा वेक्टर लेते हैं, ओनली वन पेन विल वर्क। ठीक है, थैंक यू। तो सपोज करो दिस हैपेंस टू जेड एक्सिस एंड दिस इज अ वेक्टर लाइक दिस। अब इसका डायरेक्शन यूनिक बनाने के लिए खुद सोचो, इसका स्पेस में यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए केवल जेड के साथ एंगल दे दो, तो ये हो गया जेड के साथ। अब जेड के साथ ये एंगल है, इसको थोड़ा हम ऐसे घुमा दें तो अभी भी तो जेड के साथ उतने हैं। जैसे मान लीजिए अभी ऐसे है, मान लो, तो जेड के साथ ये जेड है बेटा, ये जेड है, ये जेड है, और ये वेक्टर है, ये टेल है, टेल है, ये दिख रहा है, ये टेल है, दिस इज टेल, सॉरी दिस इज हेड, दिस इज हेड,
एंड दिस इज टेल। तो यहां पे एरो हेड है, तीर का निशान यहां है, तो ये आपका हो गया, आपका हेड हो गया। तो बताइए यदि मैं ऐसे रखूं तो ये एंगल कुछ होगा जेड के साथ, लेकिन एक्स के साथ कुछ और है, वाई के साथ कुछ और है। इसको यदि मैं ऐसे घुमा दूं वेक्टर को, तो जेड के साथ वही एंगल रहा कि बदल गया? जेड के साथ वही एंगल रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। यदि मैं इसको ऐसे रखता हूं तो देयर इज एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस, एंड सम एंगल विथ एक्स एंड सम एंगल विथ वाई। लेकिन इसको यदि मैं रोटेट कर दूं तो जेड के साथ तो एंगल वही रहा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप स्पेस में कोई वेक्टर है तो आपको तीनों एक्सिस से एंगल देना पड़ेगा, नहीं तो ये वेक्टर यूनिक नहीं होगा। तो एक्स के साथ भी देना पड़ता है, वाई के साथ भी देना पड़ता है, और जेड के साथ भी देना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे है, तो ये जो प्लेन है ऐसे, इसमें ये एंगल मेजर्ड होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए वेक्टर है, तो वेक्टर और एक्स से जो प्लेन पास करेगा, वेक्टर और एक्स से जो प्लेन पास करेगा, उसमें एक्स के साथ एंगल मेजर होगा। तो इसको सोच लोगे कैसे एक्स के साथ मेजर होगा, कैसे वाई के साथ मेजर होगा, कैसे जेड के साथ। तो जब 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है, तो केवल एक एक्सिस से एंगल देने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको समझ में अभी नहीं आया होगा तो फिर बाद में समझाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये समझ लो कि स्पेस में कोई वेक्टर है तो आपको तीनों एक्सिस से एंगल दोगे, तभी वो उसका डायरेक्शन यूनिक होगा। तो एक्स के साथ भी देना होगा, वाई के साथ भी देना होगा, और जेड के साथ भी देना होगा। यदि आप वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है तो केवल एक एक्सिस से एंगल दे दोगे तो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। जैसे एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स से दे दो, चाहे वाई से दे दो। वाई जेड प्लेन में है तो या तो वाई से दे दो या तो जेड से दे दो। एक्स जेड प्लेन में है तो या तो एक्स से दे दो या तो जेड में दे दो। वही वेक्टर स्पेस में आ जाएगा तो एक्स के साथ भी दीजिए, वाई के साथ भी दीजिए और जेड के साथ भी दीजिए, और इसको आप खुद समझिए कि ऐसा क्यों जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ठीक है, तो लिखो इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i plus a2j plus a3k max angle alpha, beta and gamma, max angle alpha, beta and gamma, with the axes, थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़ो कैसे एक्सिसेस लिखते हैं। with the axes x, y and z respectively, then find the value of cos alpha, cos beta, cos gamma, value of cos alpha, cos beta and cos gamma, cos alpha, cos beta and cos gamma, where जहां alpha, beta and gamma are called direction cosines, where alpha, beta and gamma are called direction cosines, जहां पे अल्फा, बीटा, गामा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। सो where अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको खुद से करो, ठीक है बच्चों, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस से। और उससे पहले हम आपका जो होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस कर देते हैं, जिसे इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से मोस्ट प्रोबेबली पेज 29 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से पेज 29 पे मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके चैप्टर है, ठीक है। उसमें वेक्टर के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको आप ट्राई करके आए होंगे। मैंने दिया था 1 to 8, और यदि आपको पूछना है तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे नहीं मालूम आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया तो रहता ही है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो डिमांड में है उसको पहले डिस्कस कर देते हैं। मुझे लगता है
कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8वां पूछना है, 8th जो है ऐसा। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पूछना है, तो पहले 8th ही बता देता हूं। अभी ये नहीं कि 8th इज नॉट लास्ट, और भी बताऊंगा, लेकिन जरा देखता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है। तो ऐसा है कि एक कैरम बोर्ड ले लो, ठीक है, और ये रेज्ड पोर्शन है जहां से स्ट्राइक हिट करते हो, रिबाउंड लेते हो। ये होल हैं, होल को कलरफुल बना देते हैं यार। दिस इज अ होल, दीज आर द होल्स, ठीक है, लेट मी मेक इट कलरफुल। तो ये सब होल्स हैं। अब क्या है कि यहां पे क्वीन है सेंटर पे, और स्ट्राइकर से हिट करना है क्वीन को, और क्वीन रिबाउंड लेगा और सीधे इस होल में आ जा रहा है, जिसका डायमेंशन है 4 फीट इंटू 4 फीट। तो क्या सोचते हो, कैरम तो थोड़ा बहुत सभी लोग खेले हो, यहीं यदि हिट करें यहां पे इस तरह स्ट्राइकर से इसको मारें, क्वीन को हिट करें, और क्वीन यहां से रिबाउंड ले, तो क्या इसमें आ जाएगा? क्या सोचते हो, क्या कन्वीनियंट होगा बताओ? तो सभी कॉमन सेंस से बताएंगे कि सर यहां कहीं बीच में रिबाउंड लीजिए, तो चांसेस हैं कि यहां से रिबाउंड लेने के बाद इसमें आ जाएगा। ये चांसेस हैं, हमेशा थोड़ी हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि स्ट्राइकर से ऐसे हिट करूं कि यहां किसी पॉइंट से रिबाउंड ले तो यहां पहुंच जाए। अब यदि आगे पढ़ाऊंगा बच्चों, एक ज्ञान यूज कर रहा हूं, एक नॉलेज यूज कर रहा हूं अभी, जो आपको नहीं है, कि यदि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, और ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में जब किसी फिक्स्ड सरफेस से कोलिजन होता है, फिक्स्ड और स्मूथ सरफेस से कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है। मतलब नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा, नॉर्मल से उतने ही एंगल पे रिबाउंड होगा। आई रिपीट, तो कैरम बोर्ड में इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग होल्ड करा देंगे कि नॉर्मल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर जाएगा। इसका बेसिस है जो आप जो है कोलिजन के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, कि यदि इलास्टिक कोलिजन है विथ फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड एंड स्मूथ सरफेस, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स, ठीक। तो यहां इसमें परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूं तो क्या होल्ड करेगा कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो उससे हमको एस्टिमेट मिल जाएगा कि ये कितना है। तो लेट अस से दिस दूरी इज x, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, और टोटल है 4 फीट, ये मिड पॉइंट्स हो जाएगा 2 फीट, तो ये टोटल 2 फीट है, ये x है, तो इतना x हो गया। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच इज रिमेनिंग? 2 minus x. What is the remaining? That is 2 minus x. तो जो रिमेनिंग है वो 2 minus x फीट हो जाएगा। सो दिस इज 2 minus x. अब इसको हम लोग O ले लें, क्वीन O से चला था, A पे पहुंचा, रिबाउंड लिया, B पे पहुंचा। तो कहता है पहले कि क्वीन का आप डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज। क्वीन का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर टू द फ्रंट एज। तो सेंटर से लेकर फ्रंट एज करोगे, फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, ठीक है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट OA इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। कोई आपसे पूछेगा फ्रॉम, उसमें पूछा है फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, तो फ्रंट एज टू होल जो वेक्टर होगा वो AB होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और फिर लास्ट में पूछा है फ्रॉम सेंटर टू द होल, वो आसान है, वो सबको पता है। तो मेरे बच्चे बिना x पता किए कि कहां पे हिट करेगा हमें निकल नहीं सकता।
तो मेरे बच्चे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका कुछ नाम ले लें, बी ले लिए हैं, ACA, इसको डी ले लें तो ADB। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सो सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, इस छोटा वाला ट्रायंगल में tan थीटा बताओ। छोटा वाला ट्रायंगल, अभी बेसिक पर्पस है एक्स निकालना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा बताओ। x अपॉन 2, ये 2 है, 4 का आधा 2 होता है। इस ट्रायंगल में फिर tan थीटा बताओ, तो दोनों ट्रायंगल का tan थीटा तो बराबर होगा ना, क्योंकि थीटा तो सेम है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा बताओ, 2 माइनस x अपॉन p बाय v 4। इसको सॉल्व करो, x आ जाएगा 2/3। सॉल्व करके देख लो, मैं कर दूं तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 2 माइनस x, इसको इधर ले आ बेटा, तो 3x इक्वल्स टू 2। बताओ x का वैल्यू 2/3 सही निकाले हैं। अब OA का यदि हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ, बताओ, स्क्वायर ऑफ दिस दूरी प्लस स्क्वायर ऑफ दिस दूरी, तो 2 स्क्वायर प्लस बोलो 2/3 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर मिला लो। अब आपको ए भी पूछेगा तो 2 माइनस एक्स चाहिए, तो भाई x है 2, तो 2 माइनस 2/3 कितना होगा बताओ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो 4/3, 4/3। तो 2 माइनस 2/3 इज 4/3। तो ये डायमेंशन है 4/3 या ये डायमेंशन है 4। तो इसका मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कर लोगे अपने से और आंसर मिला लेना, अंडर रूट ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर, खुद से आंसर मिला लेना, प्लस 4 स्क्वायर। ये आ गया, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाया गया है, थीटा डिफाइंड है। अब लास्ट है हमारा सेंटर टू द होल, ये तो आसान है, ये है 2 और ये भी 2 है, तो OB बताओ क्या होगा, OB का मैग्नीट्यूड 2 का, जो ये साइड 2 और ये साइड 2, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, 2√2 आ जाएगा, इतना फीट, ये सभी फीट में है। और उसके बाद आंसर बना लो, मैच करा लो, सिंप्लीफाई कर लो खुद से। तो यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके कर डाले। तो वीडियो रोक के इसको समझ डालो। अब कुछ बच्चों को हो सकता है फर्स्ट ही पूछना हो, है ना, तो यदि फर्स्ट पूछना है तो नहीं पूछना चाहिए आपको, तब भी यदि पूछना है तो बताते हैं, तब भी यदि पूछना है तो बताते हैं। एक वेक्टर A है जो x से 20 डिग्री पे है, ये वेक्टर A है, देखो अपनी किताब में। वेक्टर B है जो यहां से 110 डिग्री के एंगल पे है, कि देखो अपनी किताब में। और संयोग से मॉड A बराबर 3 मीटर है और मॉड B इक्वल्स टू हमारे हिसाब से 4 मीटर है। अब इनको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और x के साथ एंगल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करें, कहीं 90 डिग्री आपको दिख रहा है तो उसका फायदा उठाइए। 110 में 20 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ भाई 90 डिग्री। इस नाम से A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड करना बहुत ही आसान। A के हेड पे पैरेलली किसका टेल ले आए भाई, B का, और तब कह देंगे इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, एंड दिस लेंथ इज 3 मीटर, दिस लेंथ इज 4 मीटर, देन दिस बिकम्स 5 मीटर, 5 मीटर। और ये सामने वाला एंगल जो है वो 53 है होगा, ये बताए हुए थे कैसे। इसका मतलब x से एंगल बताओ
73 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया। मैं जान रहा हूं कि तुम बहुत उत्सुक हो कि सर सेकंड तो मैंने बहुत मेहनत किया और मेरा आंसर नहीं आया, है ना? ऐसा मेहनत तो किया मैंने सर, और मेरा मेथड भी सही है और मेरा आंसर नहीं आया। तो मेरे बच्चे, आपका जो आया है वो सही आंसर है और जो किताब में दिया है वो भी सही है। तो एक ही चीज को कहने का कई तरीके हो जाते हैं। मैं बताता हूं, इसको मिटा दूं। तो से बताइए, बताएं। सेकंड आप जो किए हो एकदम सही है भाई। ये ए है और ये 30 डिग्री है और ये बी है और ये पूरा 60 डिग्री है। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, बोलो 30 डिग्री। और मॉड ए बराबर मॉड बी है 10 मीटर। तो दो वेक्टर यदि इक्वल हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। दो इक्वल वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। किसी एक तरफ झुक जाएगा तो दूसरा वेक्टर नाराज हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सिमेट्री से दो मैग्नीट्यूड यदि सेम दो वेक्टर का है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। ठीक है, तो केवल हमको मॉड निकालना है यहां। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी होगा, फॉर्मूला है हम लोगों के पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज बोलो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30। फिर से लिखता हूं, रुको। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बोलो 10 स्क्वायर प्लस बोलो 10 स्क्वायर प्लस बोलो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। 10 लिखे हैं, यहां लिखे हैं कॉस 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 100 बोलो 200, 200 प्लस 200 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब यदि हमको ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन रहता है हम आंसर उसी फॉर्मेट में निकाल के मिलाते हैं। और यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो 100% लोग इसको कैसे करेंगे जैसे तुम किए हो। 100% यदि ये सब्जेक्टिव है तो 100% लोग इसको ऐसे ही करेंगे। 200 और cos 30 कर देंगे √3/2, फिर √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, सिंप्लीफाई करेंगे, वही आंसर होगा जो तुम निकाले हो और तुम्हारा सही है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में किसी पैटर्न के अंतर्गत आंसर दे दिया तब तो आपका चारा नहीं चलेगा। अब उसी फॉर्मेट में निकालना होगा। जैसे कहेगा, आंसर दे देगा 20 sin 20, इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, फिर आपको दे देगा कि 20, दूसरा आंसर दे देगा 20 tan 20 आंसर है। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि 20 cos 20 इसका आंसर है ना? ऐसे कुछ दे देगा। 20 नहीं 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, cos 15 डिग्री आंसर है, ऐसा दे देगा आपको। तब तो मजबूरी है ना, इसको बदलना पड़ेगा। तब ऐसे करने से आंसर ये सही ये भी है, सही वो भी है, लेकिन आंसर उस फॉर्मेट में नहीं है। तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ाया जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा शुरू होने वाला है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो ये 200 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और 200
1 प्लस कॉस 30 बोलो यार, 1 प्लस कॉस 30 इज 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो इसका करोगे तो 400 का स्क्वायर रूट 20, कॉस 15 डिग्री। इसका तो ये आंसर जो है टिक लगा दिए। इसलिए आप जो किए थे बिना आंसर देखे वो आपका एकदम सही था। ठीक है, आंसर उस फॉर्मेट में दिया रहेगा तब इसको बदले हैं, किसकी मदद से, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक हो, तो मैंने 3 क्वेश्चन बताया 8 में। मैं जान रहा हूं कि तुम लोग 5th में मेहनत नहीं किए हो और पूछना चाहते हो, बताएंगे नहीं। कुछ नहीं है, सारे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके टेल को ओरिजिन पे ले आओ और सबको तोड़ो और जोड़ो, उसमें कैलकुलेशन है, √3 वगैरह का वैल्यू पुट करना है, पुट करिए, मेहनत करिए और आंसर निकालिए, और फिर भी कोई समस्या होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।